स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर नंबर 1 के सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए अलग प्लेलिस्ट है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर्स के लिए भी अलग प्लेलिस्ट है। चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। हमें क्वेश्चन में काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमने ये बताना है कि ये वाली स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। और क्वेश्चन के बी पार्ट में कह रहे हैं गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। मतलब हमने सिर्फ ट्रू या फॉल्स नहीं लिखना। अगर ट्रू है तो हमने रीजन के साथ बताना है कि क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स है, गलत है, तो हमने साथ में सपोर्टिंग रीजन भी प्रोवाइड करना है। हमने रीजन के साथ बताना है कि स्टेटमेंट अगर गलत है तो क्यों गलत है। तो एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखो ये तो गलत है। जो होल नंबर्स का ग्रुप है वो नेचुरल नंबर के ग्रुप से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर जीरो भी आता है। तो सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहे थे एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, मतलब सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो कि गलत है। सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। देखो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। नंबर्स का जो सबसे छोटा ग्रुप होता है ना, वो नेचुरल नंबर्स होता है। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। जब भी आप काउंट करना स्टार्ट करते हो तो काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हो ना। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये जितने नंबर्स होते हैं इनकी कलेक्शन को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स, और ये नंबर्स का सबसे छोटा ग्रुप है। नेचुरल नंबर्स से ज़्यादा बड़ा ग्रुप होता है होल नंबर्स का, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर तो आते ही हैं, साथ में ज़ीरो भी आता है। तो होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर आते हैं और साथ में ज़ीरो भी आता है। तो होल नंबर्स का जो ग्रुप है ना, वो नेचुरल नंबर्स के ग्रुप से ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, क्योंकि उनके अंदर एक एडिशनल मेंबर है ज़ीरो। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, ये तो ट्रू है, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो होल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन ज़ीरो नेचुरल नंबर्स के ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। तो क्योंकि ज़ीरो होल नंबर्स को बिलोंग करता है और नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये कहना सही है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, लेकिन ये कहना गलत है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तभी फर्स्ट पार्ट के आंसर के अंदर हमने लिखा है फॉल्स। अब हमें साथ में रीजन भी देना था। तो रीजन के अंदर आप ऐसे लिखोगे जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। जो जीरो है वो होल नंबर तो है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। देखो स्टेटमेंट में बोला गया था एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, मतलब सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि जीरो होल नंबर्स में तो आता है लेकिन नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। तो जीरो की वजह से ये कहना गलत है कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, तभी हमने फॉल्स लिखा है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि रैशनल नंबर्स के अंदर ना सारे के सारे इंटीजर्स भी आते हैं और फ्रैक्शंस भी आते हैं। क्योंकि रैशनल नंबर्स में सारे के सारे इंटीजर्स आते हैं, तो ये कहना ठीक होगा कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो आंसर में देखो आप ऐसे लिखोगे। तो सेकंड पार्ट के आंसर में पहले तो आप ट्रू लिखोगे क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है, और रीजन में आप लिखोगे रैशनल नंबर्स इंक्लूड ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, उनके अंदर सारे के सारे इंटीजर्स आते हैं और साथ में फ्रैक्शंस भी आते हैं। तो सारे के सारे इंटीजर्स तो आते हैं ना, देयरफॉर एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो इसलिए ये कहना पूरी तरह से ठीक है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। देखो मैं डायग्राम के थ्रू भी बता देता हूं आपको। जो इंटीजर्स होते हैं ना, उनमें पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जीरो भी आता है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं।
लेकिन इंटीजर्स के अंदर ना डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आते, फ्रैक्शंस नहीं आते। इंटीजर्स से ज़्यादा बड़ा ग्रुप है रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स तो आते ही हैं, साथ में डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स भी आते हैं, मतलब फ्रैक्शंस भी आते हैं। तो देखो ये वाला जो बॉक्स है ना पिंक कलर का, ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। और जो रैशनल नंबर्स का बॉक्स है ब्लू कलर का, देखो इंटीजर्स का जो बॉक्स है वो पूरी तरह से रैशनल नंबर के बॉक्स के अंदर है। इसका मतलब सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते थे ना जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सारे के सारे इंटीजर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। जैसे 5 ये एक इंटीजर है तो 5 को लिख सकते हैं 5/1। 6 इंटीजर है, 6 को लिख सकते हैं 6/1। तो सारे इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में अगर 1 लगा दिया जाए तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाते हैं और रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। तभी सेकंड पार्ट का आंसर हमने लिखा था ट्रू, कि रैशनल नंबर्स में सारे इंटीजर्स भी आते हैं और फ्रैक्शंस भी आते हैं। तो ये कहना पूरी तरह से ठीक होगा कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये वाला पार्ट गलत है, क्योंकि सारे के सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स में नहीं आते। रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स भी होते हैं और साथ में फ्रैक्शंस भी होते हैं। जो रैशनल नंबर्स का ग्रुप है ना वो ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, जो इंटीजर्स का ग्रुप है वो छोटा ग्रुप है। तो ये कहना पूरी तरह से गलत है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सारे के सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते, क्योंकि रैशनल नंबर्स के अंदर फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं और फ्रैक्शंस इंटीजर्स की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। तो थर्ड पार्ट के आंसर के अंदर पहले तो आप लिखोगे फॉल्स और साथ में रीजन के अंदर आप ये लिखोगे 2/5 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। हमने एक एग्जांपल दे दिया कि देखो 2/5 ये पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर है, तो ये रैशनल नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। रैशनल नंबर्स इंक्लूड्स फ्रैक्शंस एंड ऑल फ्रैक्शंस आर नॉट इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स में सारे इंटीजर्स आते हैं और साथ में फ्रैक्शंस भी आते हैं। जैसे 2/5 ये एक फ्रैक्शन है, और जो फ्रैक्शंस होते हैं ना वो इंटीजर्स की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते। इसलिए जो थर्ड वाली स्टेटमेंट थी वो फॉल्स है, और साथ में रीजन में आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। हमें दो नंबर्स दे रखे हैं 1 एंड 2, और हमने इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो आपको दो नंबर्स दे रखे होंगे आप उन्हीं दो नंबर्स को लिखोगे। आप ऐसे लिखोगे गिवन नंबर्स आर 1 एंड 2। अगले स्टेप में हम इन दोनों नंबर्स को ना पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे नंबर्स हमें 1 एंड 2 गिवन है ना, दे कैन बी रिटन एज 1/1 एंड 2/1। जिसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो 1 को 1/1 ऐसे लिखा जा सकता है और 2 को भी 2/1 लिखा जा सकता है, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो जो हमें नंबर्स दे रखे थे हमने उन नंबर्स को इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखो हमने इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो काउंटिंग में 5 के बाद आता है 6। तो या तो आप इन दोनों नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 6 से किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो। देखो हमने इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे, तो काउंटिंग में 5 के बाद 6 आता है ना, तो या तो आप 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, या फिर 6 से किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो 6 से बड़ा नंबर 10 होता है और 10 से मल्टीप्लाई करना भी काफ़ी आसान है, इसलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तभी हमने लिखा है मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। तो जो फर्स्ट नंबर था वहां पर भी हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया। जो सेकंड नंबर हमें दे रखा था उसके साथ भी हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से,
तो 1 × 10 = 10 ये हमारा फर्स्ट नंबर बन गया। और 2 × 10 = 20 और 1 × 10 = 10 ये हमारा सेकंड नंबर बन गया। जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे ना, उसके बाद आगे तो काम बहुत ज़्यादा आसान है। देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है ना, 10 है, और इनके जो न्यूमरेटर्स हैं उनके बीच में काफ़ी गैप है। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है। 10 और 20 के बीच में तो काफ़ी गैप है। 10 और 20 के बीच में तो काफ़ी सारे नंबर्स आते हैं। 10 और 20 के बीच में तो काफ़ी सारे नंबर्स आते हैं, हमें तो सिर्फ 5 ही चाहिए। तो 10 के बाद आगे आप ना 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे काउंटिंग लिखनी स्टार्ट कर दोगे न्यूमरेटर में, मतलब एक एक इंक्रीज करते जाओगे। डिनोमिनेटर में आपने कोई चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर में 10 था, आपने 10 ही लिखते जाना है। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 आर, देखो आपने ना यहाँ पे न्यूमरेटर इंक्रीज करते जाना है। 10 के बाद आगे 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 और लास्ट होगा 15/10। अब हमने ना फ्रैक्शंस को हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो जहां पर भी कटिंग हो रही है ना वहां पे आपने डिवाइड करके लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। 11/10 ये तो पहले से ही लोएस्ट फॉर्म में है, किसी नंबर से डिवीजन हो नहीं रही, तो ये तो एज इट इज रहेगा। 12/10 यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 2 से डिवाइड किया, जिसकी वजह से ये 6/5 बन जाता है। 13/10 यहाँ पे तो डिवीजन हो नहीं रही है, तो ये एज इट इज रहेगा। 14/10 यहाँ पर डिवीजन हो रही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से ये 7/5 बन गया। और यहाँ पर भी डिवीजन हो रही है, 5 से डिवीजन हो रही है, 5 से 10 भी डिवाइड हो जाता है, 5 से 15 भी डिवाइड हो जाता है, तो 5 से डिवाइड करने की वजह से यहाँ पर ये 3/2 बन जाता है। क्लियर हुआ आपको? तो ये हमारा आंसर है। हमने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे, तो हमने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड कर दिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन के ऊपर √2 को लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है। देखो अल्टीमेटली डायग्राम आपका इस तरह का बनेगा। अब डायग्राम कैसे बनाया है वो डिस्कस करने से पहले आपको एक बात ना एकदम क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो उसका अगर बेस की लेंथ भी 1 हो और परपेंडिकुलर की लेंथ भी 1 हो, तो हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होती है वो हमेशा √2 आती है। आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के भी देख सकते हो। देखो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है ना, आप इस वाले ट्रायंगल के ऊपर फोकस करो। ट्रायंगल का नाम है OAB। इस वाले ट्रायंगल में 3 साइड्स है ना, ये जो नीचे वाली साइड है इसे बोला जाता है बेस, ये वाली जो साइड है इसे हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अगर आप यहाँ पे पॉइंट ए पे होगे जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको सामने ये वाली साइड नजर आएगी ना, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो अगर बेस की लेंथ भी 1 यूनिट हो और परपेंडिकुलर की लेंथ भी 1 यूनिट हो, तो उस समय हमेशा हाइपोटेन्यूज की लेंथ √2 आती है। तो अगर हाइपोटेन्यूज √2 है तो उसके लिए बेस भी 1 यूनिट का होना चाहिए और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी आपने √2 बनाना है ना, तो उसके लिए बेस की लेंथ भी एग्जैक्टली 1 यूनिट होनी चाहिए और परपेंडिकुलर की लेंथ भी एग्जैक्टली 1 यूनिट होनी चाहिए। चलो अब हम देखते हैं कि ये वाला डायग्राम बना कैसे है। अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप अपना डायग्राम कैसे बनाओगे। सबसे पहले तो आप नीचे नंबर लाइन बनाओगे। नंबर लाइन के ऊपर आपने 0 लिखना है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने -1 को रिप्रेजेंट कर देना है और राइट हैंड साइड पे आपने 1, चाहो तो 2, 3 इनको भी लिख सकते हो। ये 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये अपना 4 सेंटीमीटर लेना, और 0 और -1 के बीच में भी डिस्टेंस आप 4 सेंटीमीटर लेना। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो रीजनेबल साइज का डायग्राम बनेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो हमने जैसे स्केल के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा छोटा डिस्टेंस होता है, उतने में तो डायग्राम भी काफ़ी हौच पौच सा खराब सा बनेगा। इसलिए जान के ना हमने ये वाला डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर लिया है, मतलब 4 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर भी 0 और -1 के बीच में डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अभी तक आपने नंबर लाइन बना ली है,
नंबर लाइन के ऊपर आपने 0 को लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे -1 को लिखा है और राइट हैंड साइड पे +1 को लिखा है। अभी तक आपने सिर्फ इतना ही किया है। फिर ये वाला जो पॉइंट है ना जहाँ पे 1 है, इस पॉइंट पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है और उसके बाद ये वैसे परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। अब 90 डिग्री का एंगल आप चाहो तो कंपास से भी बना सकते हो, और अगर आपके स्कूल टीचर अलाउ करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल आप डी से भी बना सकते हो, नहीं तो कंपास से भी बना सकते हो। 90 का एंगल आई होप आपको बनाना आता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो ये इस तरह से 90 डिग्री का एंगल आपने बना देना है और ये वाली लाइन बना लेनी है, ब्लू वाली लाइन। अब देखो बेस तो हमारा 1 है और हमें ये भी पता है कि √2 बनाने के लिए परपेंडिकुलर की लेंथ भी 1 यूनिट होनी चाहिए। तो हमने 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना हुआ है ना, तो आपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। कंपास की नीडल को यहाँ पर रखना है पॉइंट ए पे, 4 सेंटीमीटर ओपन करके ऐसे आर्क लगानी है। ये ब्लू वाली आर्क नजर आई आपको? कंपास की नीडल को आप रखोगे यहाँ पे पॉइंट ए पे और आप कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लोगे स्केल की हेल्प से। फिर आपने यहाँ पे ऐसे आर्क लगानी है, ये हमें पॉइंट बी मिल जाएगा। पॉइंट बी को आपने ये 0 से मतलब पॉइंट ओ से ज्वाइन कर देना है। तो ये वाली जो लेंथ है वो बन गई हमारी √2। उसके बाद बस आखिरी स्टेप ये रह जाता है, ये वाली आर्क बनानी। अब आप कंपास की नीडल को रखोगे पॉइंट ओ पे और कंपास को ओपन कर लोगे ओ से लेकर बी तक, यहाँ तक। मतलब आपके हाथ में जो कंपास होगी ना उसकी नीडल होगी एग्जैक्टली पॉइंट ओ पे और आपने कंपास को ओपन करके पेंसिल को एग्जैक्टली पेंसिल के टिप यहाँ पे पॉइंट बी तक पहुँच गया। इतना ओपन करके फिर आपने ऐसे एक आर्क लगानी है। ये वाली जो आर्क है जिस पॉइंट पे हमारी नंबर लाइन को हिट करेगी वहां पे अपने पॉइंट पी लिख देना है। जब आप ये वाली आर्क बनाओगे तो ये वाली आर्क जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को हिट करेगी उस पॉइंट पे आपने पी लिख देना है। और ये ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस √2 है। लास्ट में आप आंसर में ये भी लिख दोगे पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स √2, मतलब ओ पी की वैल्यू √2 है। ओ से लेकर पी तक ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल में हमने √2 को नंबर लाइन के ऊपर लेके आना था ना, तो ये जो पॉइंट पी है ये पॉइंट पी आ गया नंबर लाइन के ऊपर, हम यहाँ से इधर ले आए थे नंबर लाइन पे। अब थोड़ी सी आपने ये कैलकुलेशन भी करके दिखा देनी है। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इस वाले ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। हमें ये पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब इस ट्रायंगल में ये वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, मतलब ओ से लेकर बी तक, तभी हाइपोटेन्यूज की जगह पे हमने ओ बी लिखा है। ये जो नीचे वाली साइड है ये बेस है, मतलब ओ से लेकर ए तक, तभी हमने बेस की जगह पे ओ ए लिखा। और ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, मतलब ए से लेकर बी तक, तो परपेंडिकुलर की जगह पे ए बी लिखा। अब बेस की लेंथ भी 1 यूनिट है और परपेंडिकुलर की लेंथ भी 1 यूनिट है, तभी हमने इन दोनों की जगह पे 1 1 पुट किया है। स्क्वायर था तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 और 1 को ऐड करके 2 आ जाता है। तो ओ बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे आप लिखोगे बीच में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे √2 का अंडर का साइन आ जाएगा। तो ओ बी इज इक्वल टू √2, ये ओ से लेकर बी तक ये वाली जो लेंथ है दिस इज √2। तो √2 बनाने के लिए फर्स्ट पॉइंट तो आपने ये याद रखना है कि बेस की लेंथ भी एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए और परपेंडिकुलर की लेंथ भी एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाओगे, 0 को रिप्रेजेंट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर, इनके बीच में डिस्टेंस आपने लेना है 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद इस पॉइंट पे आपने ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और अगर आपके स्कूल टीचर अलाउ करते हैं तो आप डी की हेल्प से भी डायरेक्टली 90 बना सकते हो। फिर आपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करना है, कंपास की नीडल को यहाँ पे पॉइंट ए पे रखना है, 4 सेंटीमीटर ओपन करके ऐसे आर्क लगानी है, तो वो आपको पॉइंट बी मिल जाएगा। बी को आपने ओ से ज्वाइन कर देना है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये √2 के इक्वल है। फिर आपने कंपास की नीडल को रखना है पॉइंट ओ पे, कंपास की नीडल को रखना है पॉइंट ओ पे और ओ से लेकर बी तक ओपन कर लेना है और ऐसे आर्क लगानी है, तो अल्टीमेटली आपको पॉइंट पी मिल जाएगा। और जो पॉइंट पी है ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है ये √2 के इक्वल है। पॉइंट पी नंबर लाइन के ऊपर √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही हमारा आंसर है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 पे कह रहे हैं लोकेट अंडर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अंडर रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट किया था। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपने अंडर रूट 3 को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है। तो अल्टीमेटली डायग्राम आपका इस तरह का बनेगा। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि वाला डायग्राम बनता कैसे है। देखो अंडर रूट 3 बनाने के लिए ना पहले तो आपको अंडर रूट 2 बनाना ही पड़ेगा। तो पहले हमने अंडर रूट 2 के अंदर जो स्टेप्स किए थे वो तो आपको रिपीट करना ही है। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसे नंबर लाइन बनाओगे। नंबर लाइन के ऊपर बीच में आप 0 को लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स -1 को, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर 1 को लिखोगे। अब 0 और -1 के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस आपने 4 सेंटीमीटर लेना है, और 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी आपने 4 सेंटीमीटर लेना है। आप चाहो तो 1 के बाद आगे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आगे 2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर हम 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे ना तो एक तो डायग्राम रीजनेबल साइज का बनेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो अभी तक आपने नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन के ऊपर आपने 0 को लिखा, लेफ्ट हैंड साइड पे -1 को, राइट हैंड साइड पे 1 को, और चाहो तो 4 सेंटीमीटर आगे यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हो। अब ये वाला जो पॉइंट है 1, यहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि अंडर रूट 3 बनाने के लिए पहले अंडर रूट 2 बनाना पड़ता है। पहले अंडर रूट 2 बनता है, फिर उसके ऊपर जाके अंडर रूट 3 बिल्ड होता है। और अंडर रूट 2 बनाने के लिए बेस की लेंथ भी 1 यूनिट होनी चाहिए और परपेंडिकुलर की लेंथ भी 1 यूनिट होनी चाहिए। तो इसलिए बेस की लेंथ 1 होनी चाहिए ना, तभी 1 वाले पॉइंट के ऊपर हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये 90 का एंगल आपको बनाना आता ही है। तो 90 डिग्री का आप एंगल बनाओगे, और अगर आपके स्कूल टीचर आपको अलाउ करते हैं तो आप कंपास की बजाय डायरेक्टली डी से भी बना सकते हो। तो जब आप ये 90 के एंगल वाली लाइन बना लोगे, फिर आपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करना है, क्योंकि हमने ये वाले डिस्टेंसेस 4 सेंटीमीटर लिया ना। कंपास को आपने 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। कंपास की नीडल को यहाँ पे रखना है पॉइंट ए पे, और 4 सेंटीमीटर ओपन करके ऐसे आर्क लगानी है। ये वाली जो आर्क लगी है ना, ये वाली आर्क 4 सेंटीमीटर ओपन करके आप आर्क लगाओगे तो आपको ये पॉइंट बी मिल जाएगा। फिर आप पॉइंट ओ को बी से ज्वाइन करोगे और इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दोगे। पॉइंट ओ को आपने पॉइंट बी से ज्वाइन करना है। ओ से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो अंडर रूट 2 है, पर क्योंकि हमने थोड़ा सा और आगे जाना है इसलिए आप क्या करोगे, इस लाइन को थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड कर दोगे। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट बी है ना, पॉइंट बी पे आपने इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है ऐसे, मतलब 90 डिग्री का आपने एंगल बनाना है। या तो कंपास की हेल्प से आप बना सकते हो, या फिर आप डी की हेल्प से डायरेक्टली 90 का एंगल बना सकते हो। तो ये देखो हमने कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो उसकी वजह से ये वाली लाइन बन जाती है, ये वाली लाइन। फिर से आपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है, क्योंकि 1 यूनिट हमने 4 सेंटीमीटर के इक्वल माना है। तो 4 सेंटीमीटर ओपन करके कंपास की नीडल को आपने यहाँ पे रखना है पॉइंट बी पे, और 4 सेंटीमीटर ओपन करके ऐसे एक आर्क लगानी है। जैसे आप आर्क लगाओगे तो आपको ये वाला पॉइंट सी मिल जाएगा। पॉइंट ओ को आपने पॉइंट सी से ज्वाइन कर देना है। ये वाली जो लेंथ है वो अंडर रूट 3 के इक्वल है। ओ से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो लेंथ अंडर रूट 3 के इक्वल है। आखिरी स्टेप के लिए आपको ये वाला अंडर रूट 3 को ना इस नंबर लाइन के ऊपर लेके आना है। तो आखिरी स्टेप में आप कंपास की नीडल को रखोगे यहाँ पे पॉइंट ओ पे, और ओ से लेकर सी तक इतना ओपन कर लोगे कंपास को, मतलब कंपास की नीडल वो होगी यहाँ पे पॉइंट ओ पे, और पेंसिल की जो टिप है वो एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट सी पे होगी। यहाँ तक ओपन करके फिर आपने आर्क लगानी है, और ये जो नंबर लाइन है यहाँ तक आपने आर्क को लेके आना है। ये वाली आर्क जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को हिट करेगी वहां पे आपने पॉइंट पी लिख देना है, और पॉइंट पी अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ से लेकर फिर पी तक का जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस अंडर रूट 3 के इक्वल होगा। देखो अंडर रूट 3 के लिए ना आपको ऐसा ट्रायंगल चाहिए था जिसके बेस की लेंथ हो अंडर रूट 2 और परपेंडिकुलर की लेंथ हो 1। अगर किसी ट्रायंगल में बेस की लेंथ रूट 2 हो और परपेंडिकुलर की लेंथ 1 हो,
तो उस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, उसकी लेंथ हमेशा √3 के इक्वल होती है। देखो हमने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व भी करके दिखाया हुआ है। ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ओ बी सी, इस वाले ट्रायंगल के ऊपर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखाई हुई है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है। तो O से लेकर C तक ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, तभी हमने हाइपोटेन्यूज की जगह पे OC लिखा है। ये वाली साइड हमारा बेस है और ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो बेस की जगह पे हमने OB को लिखा है। ये देखो बेस की जगह पे OB और परपेंडिकुलर की जगह पे ये वाली साइड BC को लिखा है। अब इसकी लेंथ √2 है, तभी हमने बेस की जगह पे √2 को लिखा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। और इस परपेंडिकुलर की लेंथ 1 है, तभी हमने परपेंडिकुलर की जगह पे 1 को लिखा है, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर की वजह से ये रूट का साइन हट जाएगा, तो तब देखो सिर्फ 2 रह गया और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 + 1 3, तो OC स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई है। अब आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट लेने की वजह से स्क्वायर हट जाएगा और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लेने की वजह से ये 3 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। तो अगर किसी ट्रायंगल में बेस की लेंथ √2 के इक्वल हो और परपेंडिकुलर की लेंथ 1 के इक्वल हो, तो उस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होती है वो √3 के इक्वल होती है। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से प्रूव भी कर दिया। इस ट्रायंगल में बेस की लेंथ √2 के इक्वल थी और परपेंडिकुलर की लेंथ 1 के इक्वल थी। जिस भी ट्रायंगल में बेस की लेंथ √2 हो और परपेंडिकुलर की लेंथ 1 के इक्वल हो, उस ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज बनता होता है उसकी लेंथ √3 के इक्वल होती है। तो इस तरह से आपने √3 को बनाना है। सबसे पहले नंबर लाइन बनाओगे, 0 को लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे -1, राइट हैंड साइड पे +1। 0 और -1 के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर। फिर ये वाला जो पॉइंट था, इसके ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाकर ये वाली स्ट्रेट लाइन बनानी है आपने। फिर 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करना है, नीडल को रखना है पॉइंट ए पे और 4 सेंटीमीटर ओपन करके ऐसे आर्क लगानी है, तो आपको पॉइंट बी मिल जाएगा। पॉइंट बी को आप पॉइंट ओ से ज्वाइन कर दोगे तो ये √2 वाली लाइन बन जाएगी और इस लाइन को आपने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जिसकी वजह से ये वाली लाइन बन जाएगी। फिर से आपने 4 सेंटीमीटर ओपन करना है, नीडल को रखना है पॉइंट बी पे और बी से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर ओपन करके आर्क लगानी है, तो आपको पॉइंट सी मिल जाएगा। फिर आपने पॉइंट सी को पॉइंट ओ से ज्वाइन कर देना है, तो ये वाली जो लेंथ है वो √3 के इक्वल है। आखिरी स्टेप में ये वाली आर्क बनाने के लिए आपने नीडल को रखना है पॉइंट ओ पे और कंपास को ओपन करके पेंसिल के टिप को पॉइंट सी तक ले जाना है। कंपास की नीडल होगी पॉइंट ओ पे और आपने कंपास को ओपन करते करते पेंसिल के टिप को यहाँ पे पॉइंट सी तक ले जाना है। उसके बाद कंपास की हेल्प से आप ये वाली आर्क लगाओगे। ये वाली आर्क जिस पॉइंट पे आके नंबर लाइन को हिट करेगी, वो वाला पॉइंट ही नंबर लाइन के ऊपर √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आपने डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के लास्ट में आप लिखोगे पॉइंट P रिप्रेजेंट्स √3, तो OP इज इक्वल टू √3। O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.